तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर बहुपद। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी, तो 6 प्रश्न हमने हल करे थे। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, घात के आधार पर निम्नलिखित बहुपदों का नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद समझते भी जाएंगे, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्रश्न भी हल हो जाएगा और हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी समझेंगे। तो पहला है यहाँ पर 8। अब 8 के साथ हम देखें, यहाँ पर ये एक अचर राशि है। अचर यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि जिसका मान नहीं बदलता। 8 मतलब 8। तो जैसे ही 8 आएगा तो हमारे दिमाग में 8 की इमेज बन जाएगी कि 8 कोई भी चीज़ें या कोई भी वस्तुएं 8 हो सकती हैं। तो 8 की जो वैल्यू है, 8 का मान कभी बदलेगा नहीं। अब इसके साथ में कुछ लिखा नहीं है। जब लिखा नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके साथ में लिखा है x की घात 0, क्योंकि ये हमें पता है, इस पर चर्चा अलग से भी हो जाएगी कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान जो है हमेशा 1 होता है। तो x की घात 0 को हम 1 मान सकते हैं। तो यानी कि 8 के साथ में अगर हमें x लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि x की घात 0 है इसके साथ में। और बस बहुपद हमें यही देखना पड़ता है कि x की सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर 0। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे शून्य बहुपद या अचर बहुपद। जैसा कि ऊपर हमने चर्चा करी थी कि अचर है, 8 की वैल्यू जो है कभी बदलेगी नहीं, तो शून्य बहुपद या अचर बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हम देखें 4x + 5। तो 4x + 5 में हमें यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है केवल x वाला ये पद है और कोई घात नहीं लगी है। तो इसका मतलब एक घात हम मानते हैं। एक घात छुपी हुई होती है, लगा भी सकते हैं, और नहीं भी लगी है तो हम मान लेते हैं एक घात है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर रैखिक बहुपद। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। फिर अगला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर। तो तीसरा है हमारा यहाँ पर 5x² + 8x + 3। तो 5x² + 8x + 3 बिल्कुल स्पष्ट देखने में आ रहा है। 3 के साथ में x की घात 0 है, 8 के साथ में x की घात 1 है और 5 के साथ में x की घात 2 है। तो यहाँ पर 2 घातें हैं अधिकतम। तो जब अधिकतम 2 घात है तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद। तो ये समझते भी चल रहे हैं, द्विघात बहुपद। बहुपद में जो संक्रियाएं शुरू होती हैं हमारे शून्य बहुपद में बहुत आसान है। अचर यानी कि एक घात, जो रैखिक बहुपद है एक घात वाला, उसमें भी हमारी संक्रियाएं बहुत आसान हैं। द्विघात बहुपद में थोड़ी संक्रियाएं, कुछ सूत्र होते हैं तो वो थोड़ी सी कठिन है। तो ज़्यादातर हम ये अभ्यास यहाँ पर पढ़ेंगे बहुपद में द्विघात वाले ही पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर अगला देखें, तो चौथा था यहाँ पर 2x² + 3x + 1। तो इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर 2x² + 3x + 1। इसमें भी हमारी जो अधिकतम घात है वो 2 है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर हम 5वां सवाल देखेंगे यहाँ पर 5 + 6x + 7x + x की घात 3। तो पहला पद 5 है, इसमें x की घात 0 है। दूसरा पद 6 है, इसमें x की घात 1 है। तीसरा पद 7 है, इसमें x की घात 1 है। और चौथा पद है x की घात 3 वाला, यहाँ पर x की घात 3 है। तो अधिकतम घात हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है? 3। तो जब अधिकतम घात 3 है यहाँ पर, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा ये अधिकतम घात 3 वाला,
तो इसको हम नाम देंगे अधिकतम घात 3 वाले को त्रिघात बहुपद। और ऐसे ही घातें अगर आगे बढ़ती जाती हैं तो हमारे बहुपद का नाम जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, चतुर्थ घात, पंचम घात, और इस तरह से आगे जो है हमारा होता चला जाएगा। तो ये हमारे इस पर भी सवाल आते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में देखिए, हम यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है तो इसके दो तरीके हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक सवाल को हल करके। जैसे पहला है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पर हमारे मानक रूप होते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है। तो जो द्विघात में हम समीकरण बनाते हैं वो हम एक मान लेते हैं, एक समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, जहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, ये एक्स का गुणांक, और सी हमारा है अचर पद। अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे चिन्ह सहित। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर ऊपर जो लिखा है उसके साथ में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम एक मान सकते हैं। तो यानी कि हम तुलना करें अगर पहले पहले पद की, तो एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर लिखा है एक, नीचे लिखा है हमारा ए, यानी कि ए का मान हो गया 1। फिर दूसरे पद में तुलना करें, ऊपर एक्स के साथ में लिखा है हमारा माइनस और 7, और नीचे एक्स के साथ में लिखा है प्लस और बी, यानी कि हम तुलना करें तो b का मान क्या हो जाएगा हमारा -7। और तीसरे पद की तुलना करें तो लिखा है ऊपर +12, नीचे लिखा है +c, तो इनकी तुलना करेंगे हम तो c का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12। अब जैसा कि बात हुई थी कि गणित में जो हम लिखेंगे लाइन टू लाइन, तो कोशिश ये करते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, जो भी गुणांक, बराबर का निशान, चिन्हों के नीचे चिन्ह, उसको लिखने से आसानी हो जाती है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं लेकिन आसानी हो जाती है। जैसे यहीं पर हमने लिखा था, फिर से इसको लिखते हैं, x की घात 2 -7x प्लस 12, और इसी के अगर ठीक नीचे हम लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बिल्कुल हमें दिखने में आ रहा है स्पष्ट रूप से क्या क्या हमारा यहाँ पर वैल्यू जो है वो तुलना करी गई और क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हमारी बराबर हैं। अगर हम इसको ऊपर नीचे ना लिखते तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे हम कि समीकरण इस तरह से भी दे रखा होता है कभी कभी, 12 - 7x प्लस x की घात 2, इस तरह से भी सवाल आएंगे। तो उसमें हमको करना यह है कि पहले हम अधिकतम घात वाला पद लिखेंगे, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, सबसे आखिरी में अचर पद, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे, घातों के घटते क्रम या घातों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर उसकी तुलना करेंगे। तो बहुत सारी बात होगी इस प्रश्न में। तो हमने यहाँ पर तुलना करी तो a का मान, b का मान और c का मान हमारा निकल आया। अब हम यहाँ पर हम धराचार्य की विधि लगा सकते हैं। तो उसका सूत्र हमें याद रखना है कि इसके जो मूल हो जाएंगे, 2 मूल, जो कि द्विघात समीकरण की बात हो रही, तो 2 मूल हो गए, अल्फा बीटा ए बी या कुछ भी मान लें। क्योंकि ए बी यहाँ पर रहते हैं तो हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो क्या सूत्र होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ध्यान रखेंगे कि बराबर के दोनों निशानों के ठीक बीच में बटे की लाइन का निशान होना चाहिए। अब हम यहाँ पर सबका मान रख दें, बराबर के नीचे बराबर, और बटे की लाइन हमारी सही रहे तो उसको हम पहले भी खींच सकते हैं। अब हम जो पहला सवाल था तो -b का मान था -7, तो -7 प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का मान था -7 यानी कि -7 का स्क्वायर, -4a
ए का मान था 1, सी का मान था हमारा यहाँ पर 12.2 ए का मान था हमारा 1। फिर बराबर के नीचे हमने बराबर लगाया, बट्टे की लाइन हमने पहले ही खींच ली जिससे वो सही रहे। अब माइनस और -7, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो हमारा +7 आ जाएगा, यानी कि 7 प्लस माइनस √, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस इनकी गुणा कर देंगे 4, 1 और 12 के, 4 एकम 4 और 12 चौक 48 अपॉन 2 और 1 की गुणा 2, तो हमारा आ जाएगा 7 प्लस माइनस, अब √49 से √48 मतलब √49 से हम 48 घटा देंगे तो 1 आएगा, तो वर्गमूल के निशान में 1। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पेपर में ये नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारी लाइन बच गई तो हम इसी के आगे बराबर का निशान लगा करके और आगे हल कर दें, तो ऐसा नहीं करेंगे, कॉपी में जगह भी होती है हमारी, तो एक लाइन में कोशिश करेंगे हम एक ही बराबर का निशान रखें। तो फिर नीचे हम बढ़ते जाएंगे तो 7 प्लस माइनस √1 यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा बटे 2, तो एक बार जोड़ देना है 7 और 1 को बटे 2 और एक बार घटा देना है। तो जब जोड़ के हम करेंगे तो 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी 8 बटे 2, घटा देंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 6 बटे 2, यानी जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4 और 3। तो ये इसके 2 वर्गमूल मतलब यहाँ पर मूल हो गए, तो यही हमारे शून्यक होंगे। तो ये पहला प्रश्न जो है हल हो गया। तो एक तरीका हुआ x² - 7x + 12 को हल करने का। हम यहाँ पर दूसरा भी तरीका देखते हैं। तो हम समीकरण लिख लेंगे x² - 7x + 12। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x² का गुणांक और अचर पद इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो x² का गुणांक है 1, अचर पद है हमारा यहाँ पर 12, तो 1 और 12 की गुणा कर लेंगे तो हमारा आ गया 12। तो सारे द्विघात समीकरण में ये ट्रिक अपनाएंगे हम। फिर हम 12 के यहाँ पर 2 गुणनखंड करेंगे, चूँकि द्विघात समीकरण है हमारा, तो यहाँ पर हम 2 गुणनखंड करेंगे। तो 12 के हम गुणनखंड अगर देखें तो 1 × 12, 2 के साथ में अगर देखें 2 × 6, 3 के साथ में देखें 3 × 4, और आगे फिर यही आ जाएंगे 4 3 6 2 12, यानी कि 3 ही गुणनखंड बने। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये b वाला पद हमारा क्या है। तो इसमें जो गुणांक आ रहा है हमारा 7, तो 12 के जो हमारे यहाँ पर टुकड़े हुए हैं, जो गुणनखंड हुए हैं 1 12 2 6 3 4, तो हम देखते हैं क्या इनमें जो 2 टुकड़े हुए हैं गुणनखंड में, उनमें योग या अंतर 7 आएगा। जैसे 1 और 12 इनको हम जोड़ें या घटाएं, क्या 7 आएगा? तो 1 12 को अगर जोड़ेंगे 13, 1 और 12 को और घटा देंगे तो -11 या 11, तो यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। 2 और 6 को अगर हम देखें, 2 6 को जोड़ें या घटाएं, 2 6 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ने से 8 आएगा, घटाने से -4 या 4 आएगा, तो यहाँ भी नहीं बन रहा। 3 और 4 को देखें, अगर 3 4 को जोड़ेंगे तो 7, 3 4 को घटाएंगे तो 1 या -1, तो यहाँ पर 7 आ रहा है। और हमको यहाँ पर जो x का गुणांक था वो भी हमारा 7 था। इसका मतलब हुआ 12 के 2 गुणनखंड 3 और 4 हैं जिनका योग 7 है। तो हमने तो पहले ये देखा, अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये हमारा रफ काम है यहाँ पर पूरा, ये हमें कॉपी में नहीं करना है, फिर जब हम बोर्ड में लगाएंगे तो पूरा ये रफ काम हुआ। अब हम फिर से समीकरण लिखेंगे x² - 7x + 12, और इस समीकरण के बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो x² और 7 को हमको क्या लिख देना है, किन किन संख्याओं का जोड़ था, 3 और 4, 3 चौकू 12, 3 और 4 का जोड़ था। तो 7 को हमें लिख देना है 3 + 4, केवल 7 की जगह पर x लिखा था, x ऐसे ही लिखा रहेगा, +12। तो जब हम बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉपी पर, तो हमारी दूसरी लाइन यही होगी। वो जो भी हमने करा 12 के गुणनखंड करे और योग या अंतर देखा, वो सारा रफ काम था। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर
माइनस का निशान लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर x भी है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 और 4 दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे और x भी दोनों के साथ में आ जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अब हमारे 4 पद बन गए यहाँ पर, शुरू के 2 ले लें, बाद के 2 ले लें, देखिए उनमें क्या कॉमन है। शुरू के 2 में देखेंगे तो x हमारा कॉमन है, तो x कॉमन हो गया, तो x बचा, यहाँ पर हमारा -3 बचा। बाद के दोनों पदों में हम माइनस कॉमन ले लें और 4 कॉमन ले लें, तो -4 हटाएंगे तो पहले x बचा, प्लस से माइनस बाहर निकालेंगे तो -12 से 4 बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे मतलब घटाना नहीं है कि 8 बचा, भाग देना है। 12 से जब 4 बाहर निकाला यानी कि भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बचा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर से हमारे 2 पद आ गए, इन दोनों में x-3 वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो x-3 बाहर निकाला, तो जब ये x-3 बाहर निकल गया तो x बचा, यहाँ से x-3 बाहर निकला तो -4 बचा। इस तरह से हमारे 2 गुणनखंड आ गए। अब दोनों गुणनखंड में हम अब बारी बारी से जीरो करेंगे। यदि x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया, और अगर x-4 बराबर 0 तो x का मान आएगा 4। क्योंकि दोनों गुणनखंड हैं, दोनों में से कोई एक जीरो हो तो ये पूरा समीकरण जीरो हो जाएगा। तो अगर x का मान 3 रखते हैं तब भी ये जीरो बन जाएगा, x का मान 4 रखते हैं तब भी ये जीरो बन जाएगा। तो हमारे जो इसके 2 शून्य के 2 मूल हो गए वो 3 और 4 हो गए। तो हमने दोनों विधियाँ देखी यहाँ पर, तो चाहे उस विधि से निकालें चाहे इस विधि से, तो ये ध्यान रखेंगे बराबर के नीचे ठीक बराबर का निशान होगा हमारा, और इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, कितना हमको कॉपी में लगाना है, कितना हमको रफ वर्क करना है। तो इसके हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, फिर 8 का जो अगला प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में तैयार करते हैं फिर। ठीक है।